नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। प्रथम वर्ष कला, प्रथम वर्ष ऑनर्स। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में वैदिक सभ्यताओं के उसके परिचय और उसके संदर्भ के बारे में बात की थी और आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वैदिक काल की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति। देखिए, राजनीतिक स्थिति का अर्थ ये हुआ कि कोई भी समाज के व्यक्ति संगठित होते हैं और धीरे 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 उत्तरोत्तर नेतृत्व की भावना आती है। तत्पश्चात राज करने का या नीति निर्धारण करने का या नीति लागू करने का कौन सी व्यवस्था लागू की जाती है। आम आदमी से चुनकर आती है, वंशानुगत होती है, कबीलाओं में एक सरदार बनता है और ये इनका फिर धीरे धीरे जो है नामकरण होने लगा। कोई इसको एक तंत्र कहने लगा, कोई राजतंत्र कहने लगे और फिर कोई लोकतंत्र कहने लगा। जिन जिन के पास में जैसे जैसे शक्तियाँ आई, जनता के पास शक्ति आई तो लोकतंत्र हो गया, राजा के पास शक्ति आई तो राजतंत्र हो गया, एक व्यक्ति के पास शक्ति आई तो एक तंत्र हो गया। तो ये नामकरण शुरू हुआ। ठीक ऐसे ही सबसे बड़ी जो देन थी वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता वह थी जनपदों की स्थापना। कि जनपद राज्य, जन राज्यों के स्थान पर जनपदों की हुई, यानी विशाल साम्राज्य दृष्टिगोचर होने लगे और उनकी भौगोलिक पहचान भी स्पष्ट होने लगी। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो उस समय दिखाई देने लगी थी। दूसरे राजा आपके जो साथ साथ एक निश्चित प्रदेश का अधिपति भी होता था। खुद का तो जो उसका मूल था वो तो था ही और उसके साथ में किसी न किसी पर थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 16 जनपद बाहर निकल कर आते हैं बाहर, जिसमें गांधार, प्राच्य, मत्स्य, काशी, कौशल, अवंती, विदय, मगध, विदर्भ आदि मुख्य होते थे। तो ये अधिक विस्तारवादी और साम्राज्यवादी भावनाएं क्षेत्रीय राजाओं में होती थी। इस जनपद के अधीन जो राज्य होते थे उनमें भी होती थी और जनपदों में भी होती थी और विशाल विशाल युद्ध जो है हमको अध्ययन करने को मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है, ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उसमें राजा के पद के विभिन्न नाम गए हैं। सम्राट कहा गया है, किसी ने स्वराज्य कहा है, किसी ने राज्य कहा है, किसी ने साम्राज्य कहा है। अलग अलग नाम उनको से इंगित किया गया है। और राजा के अलावा राजा को सम्राट या एकेटेक भी कहा गया। एकेटेक का मतलब स्वयं अपनी नीतियों से निर्धारित करने वाला, राज्य करने वाला। अब राजा को ये वो उसकी शक्ति अपार थी, ईश्वरीय रूप उसको देखने लगा, उसके महत्व को मिल गया, अब बहुत अधिक महत्व देने लगे राजा की शक्ति और प्रजामंडल में हुई। जनता ने धीरे धीरे राजा को इस प्रकार से महत्व दिया कि वह अपने कर्तव्य परायणता के आसपास रहे। और जब वह अपने कर्तव्य परायणता के आसपास था तो ऐसे में कहीं पर भी ये दृष्टिगोचर नहीं होता था कि वह निरंकुश होने जा रहा है। विभिन्न अर्थों में अधार्मिक, अताताई और निरंकुश राजा की कटु आलोचना की गई थी। तो अतः तैत्रीय ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण में ये कहा गया कि राजा बिल्कुल कर्तव्य ब्राह्मण रहता था और अपने पूर्ण कार्य को निर्धारण करने के लिए बहुत हमेशा पड़ता था। अथर्ववेद में भी कहा गया कि धर्म को न मानने वाले राजा को के काल में जो है प्रकृति प्रकोप डालती है, या तो अतिवृष्टि हो जाती है या अनावृष्टि हो जाती है, और उसका प्रकृति भी साथ नहीं देती, ईश्वर भी साथ नहीं देती। इसलिए राजा को बनाया ही कल्याणकारी कार्य के लिए है, ऐसा अथर्ववेद में भी वर्णित होता है। राजा की दो जो परामर्शदात्री संस्था भी आती है, नाम आता है उनका, जब हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, सभा और समिति, जो अपने आकार विकार और अपने जो उनमें शक्ति निहित थी उसके आधार पर वे एक दूसरे से थोड़ी सी भिन्न थी। सभा पावरफुल थी, समिति लेकिन छोटी थी, और समिति विस्तृत थी लेकिन कम शक्तिशाली थी। इसका मैं सभा और समिति का आगे आपको विस्तार से अध्ययन भी कराएंगे। अब आता है एक प्रशासनिक तंत्र। तत्कालीन राज्यों की में वृद्धि के साथ साथ प्रशासनिक तंत्र का विस्तार भी हुआ। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों जो हुई उनकी जरूरत नहीं, उनको रत्नी कहा जाता था उस समय। जो पदाधिकारी होते थे वो सुरक्षा के ऊपर, अन्न के भंडार के लिए, विदेशी कार्य के लिए, संसदीय कार्य के लिए, आंतरिक कार्यों के लिए और विशिष्ट और महत्वपूर्ण, इन रत्नों का साम्राज्य में विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान होता था। और ये वंशावृत भी चयन होते थे और सामंत और कुलीन के स्तर उस पर भी इनका चयन होता। नियमित रूप से कर वसूल करने का प्रावधान था और वो जो सो भागदूत कहते थे, कर को भागदूत अधिकारी संग्रह करता था और वह सारे राजस्व अधिकारी था। वो एक लगभग 16वां भाग होता था, यानी आज की तारीख में माना जाए तो एक आना होता था। वैदिक साहित्य में जो है स्वपति और शतपति शब्दों का उल्लेख प्रांतीय शासन की व्यवस्था के लिए हुआ। शतपति और स्वपति शब्द भी आए जो प्रांतों में प्रशासन चलाते थे और वहाँ पर उनका बहुत इम्पोर्टेंट काम होता था और वहाँ पर वो इसके करते थे।
तो यहाँ पर मैंने आपको आज जो है सामाजिक स्थिति के बारे में जो बताया राजनीतिक में, कि पहले तो जनपदों की स्थापना हुई, राजा के महत्व बढ़ने लगा और राजा निरंकुश नहीं हुए, राजा के कर्तव्य हुए, राजा का मंत्रिमंडल सभा समिति हुए, राजा के प्रशासनिक पद थे, अधिकारी जो होते जैसे मैंने बताया पुरोहित थे, सेनानी थे, युवराज था और रानी थी, सूत राजा का सारथी होता था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रखता था, सूत था, ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य होता था, क्षत्रिय शब्द होता था एक, तो ये राजा के लिए भी काम करते थे। और फिर धीरे धीरे राजा, अब यहाँ पर एक बात और है कि धीरे उत्तर वैदिक काल में ये प्रथा हल्की सी वंशानुगत होने लगी थी, जबकि यहाँ पर ऋग्वेदिक काल में स्थितियाँ ऐसे नहीं थी। अब ऋग्वेदिक काल के हम सामाजिक स्थिति के बारे में अध्ययन करें तो ऋग्वेदिक काल में जो है यजुर्वेद अथर्ववेद की रचनाओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वर्णाश्रम व्यवस्था दी गई है। लेकिन ऋग्वेदिक काल में जो नारी की स्थिति है, उत्तरी वैदिक काल में ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की स्थिति विशिष्ट हो गई थी और शूद्रों की स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो गई थी, नारी की स्थिति कमजोर हो गई थी। और उत्तर वैदिक साहित्य में शूद्रों के पढ़ने का या उनके विकास करने के अवसर थोड़े से सीमित होते गए थे, कर्मकांड के महत्व बढ़ गया था। तो ये एक सामने आती व्यवस्था सामने धीरे धीरे बढ़ी थी। अब तैत्तिरीय संहिता के अनुसार लिखा भी है कि वैश्य वर्ग के लोग जो है ना, वो पशुपालन का कार्य करते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में वैश्य वर्ग के लोगों को ये भी कहा गया है कि वे दूसरों को कर देने वाले ये होते थे, यानी राजा को सीधा सीधा जो सबसे अधिक कर देते थे वो वैश्य वर्ग के लोग होते थे। तो अब उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण या क्षत्रियों की स्थिति विशेष अलग तरीके से मानी गई है। तो ये एक सामाजिक जो है वर्णाश्रम की स्थिति उस समय की बहुत महत्वपूर्ण रहती है। परिवार का संयुक्त रूप की बात करें हम तो संयुक्त परिवार रूप प्रणाली सामने आती है। अथर्ववेद में एक स्थान पर लिखा भी गया है कि संयुक्त प्रणाली की एकता के लिए प्रार्थना होती है। घर में सामूहिक रूप से एक प्रार्थना की जाती थी। वो ये मानते थे कि भाई हमारा परिवार कभी विखंडित नहीं हो। वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य व्यक्ति को समाज के लिए कर्मशील बनाना था, इसलिए वर्णाश्रम कर दिए ताकि व्यक्ति धर्म संगत नीति योग कर्मयोगी बने और कर्म के अनुसार कार्य करे। और कहीं कहीं पर एक ही परिवार में ऋग्वेदिक काल में तीनों वर्ण पाए जाते थे एक ही परिवार के सदस्यों में, लेकिन बाद में ये व्यवस्था धीरे धीरे वंशानुगत हो गई, वंशानुगत स्थिति में परिवर्तित हो गई। जहाँ तक स्त्रियों की स्थिति की बात की जाती है, ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की स्थिति गौरवपूर्ण थी, उत्तर वैदिक काल में उतनी दिखाई नहीं पड़ती है। पुत्र की अपेक्षा पुत्री को हीन भावना से देखा जाता था, उसको एक तरह से द्वितीयक उसका देखा जाता था। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता का भी कहीं कहीं जगह पर उल्लेख है। बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन भी मिलता है। सामान्यतः पुरुष केवल एक ही पत्नी था, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में जब कर्मकांड का महत्व बढ़ा तो ये व्यवस्था धीरे धीरे बहुपत्नी प्रतिभा में या उसमें हुई। उत्तरी काल में नारी की चतुर्मुखी शिक्षा दीक्षा का हुआ है और हम कई ऐसी स्त्रियों के नाम भी पढ़ते हैं। और वृंदारण्य के उपनिषद में जनक की सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के जो है वाद विवाद का उल्लेख भी, यानी उनको राज दरबार में भी एक तरीके से वाद विवाद का या किसी विषय पर अपना विशेषज्ञ के रूप में संवाद रखने का अधिकार भी उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है, वैदिक काल में, जो कि उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे कम होता गया। तो ये एक हमने आज सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में पढ़ा। मैंने आपको पहले भी इसका परिचय दिया था। और अब हम आगे आर्थिक और उनका धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।